हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रीति शर्मा लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट से आपके साथ जुड़ रही हूँ और आप मुझे सुन पा रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पे। ये उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का सामुदायिक रेडियो है और आज हम यूजीसी नेट सीरीज का एपिसोड 3 आपके साथ लेके आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 के सिलेबस के बारे में, उसकी यूनिट्स के बारे में और किस यूनिट से किस तरह के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, किस यूनिट की क्या क्या इम्पोर्टेंस है और हमारी स्ट्रेटजीज क्या होंगी यूजीसी नेट के पेपर को क्लियर करने के लिए, किन किन सोर्सेज से हम पढ़ाई करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आज वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे कम समय में लाइब्रेरी साइंस के पेपर 2 को क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लाइब्रेरी साइंस पेपर 2 का सिलेबस हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। UGCnetonline.in की साइट पे जाकर आप लाइब्रेरी साइंस पेपर 2 का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, तो लर्नर्स अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी भाषाओं में सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। लाइब्रेरी साइंस पेपर 2 के लाइब्रेरी साइंस पेपर 2 में जो हमारा क्वेश्चन पेपर यूजीसी नेट का आता है उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 200 नंबर्स के होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और जो हमारी यूजीसी नेट का सिलेबस है वो 10 यूनिट्स में डिवाइड है, तो लगभग हर यूनिट से 10 क्वेश्चंस आते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 यूनिट के बारे में, किस यूनिट से किस तरह के क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं और किस यूनिट की क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 1 की, जो कि 10 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज एंड विजडम, इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इन प्लानिंग मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन साइंस, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री, IPR एंड लीगल इशूज, प्लेगरिज्म, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, नेशनल नॉलेज मिशन, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज। तो ये कुछ पार्ट्स में यूनिट 1 को डिवाइड किया गया है। और अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इन टॉपिक्स में से कौन कौन से टॉपिक्स में से किस तरह की क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं। अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन पेपर 1 में भी आता है और पेपर 2 में भी आता है। तो अगर हम कम्युनिकेशन टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो ये हमारे लिए दोनों ही पेपर में स्कोरिंग रहेगा और हम दोनों पेपर में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। जनरली कम्युनिकेशन में उसके कॉन्सेप्ट बेसिस पे या थ्योरी बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं कि इनकी थ्योरीज क्या हैं, इनके मॉडल्स क्या हैं, कि बैरियर्स क्या हैं, कि चैनल्स क्या हैं और जो करंट ट्रेंड्स जिसकी मास मीडिया या कम्युनिकेशन का एक नया ट्रेंड है, तो इससे भी को रिलेट करके क्वेश्चंस बनते हैं। बात करें थ्योरीज की, तो डिफरेंट टाइप्स के थ्योरीज हैं, डिफरेंट टाइप के मॉडल्स हैं, जैसे कि प्लस मॉडल, सॉस मॉडल, सैनन एंड वीवर मॉडल। तो इसके बारे में, इनके राइटर्स के बारे में पूछ लिया जाता है और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि ये नॉन लीनियर मॉडल है या लीनियर मॉडल है। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में भी जनरली क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, चाहे वो पेपर 1 में आ जाए या पेपर 2 में। अब बात करते हैं इसमें डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज एंड विजडम, इससे भी क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये जनरली डेटा अगर बात करें तो एक रॉ फॉर्म मतलब रॉ फैक्ट होता है, एक बेसिक नॉलेज होती है जो कि विदाउट कॉन्टेक्स्ट होती है। और अगर हम बात करें तो विजडम इसका एक अपर लेवल होता है और एक प्रकार की इसकी इम्प्लीकेशन होती है, इसे कहाँ अप्लाई करना है इस रॉ फैक्ट को एक रेडीमेड फॉर्म में। तो इस तरह से क्वेश्चंस में बनते हैं कि ऑप्शन दे देंगे किसी भी मतलब कॉन्टेक्स्ट या किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन दे देंगे और ये पूछेंगे कि ये डेटा के अंदर आती है, इन्फॉर्मेशन के अंदर आती है, नॉलेज के अंदर या विजडम। तो इस तरह के क्वेश्चंस जनरली इससे फॉर्म होते हैं। अगर बात करें हम प्लेगरिज्म टॉपिक की, तो इसमें जनरली क्वेश्चंस ये पुटअप होते हैं कि PhD थीसिस में जो प्लेगरिज्म का रेशियो है वो कितने परसेंटेज होना चाहिए, और कितने परसेंटेज पे हमें किस प्रकार की सजा का प्रावधान है। जैसे कि PhD थीसिस में जो सिमिलरिटी लेवल है
जो हमारी सिमिलरिटी लेवल है वो 19% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए या फिर 20% से कम ही होना चाहिए। तभी वो थीसिस हमारी अप्रूव हो सकती है। अगर इससे ज्यादा रहा तो हमारी जो थीसिस है उसे हमें विड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस तरह से कुछ प्लेगरिज्म के नियम हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। साथ में ये भी पूछ लिया जाता है कहीं कहीं कि प्लेगरिज्म के सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। तो इस तरह से इस यूनिट से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। और बात करें नेशनल नॉलेज कमीशन, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज, तो इनकी फॉर्मेशन कब हुई और इनमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं, तो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये रहा यूनिट्स 1, जिसमें कि इस जो टॉपिक अभी हमने डिस्कस किए लगभग इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और इन्हीं टॉपिक से ही बनते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट 2 की, जिसमें कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया, कमिटी एंड कमीशन ऑन लाइब्रेरीज इन इंडिया, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एंड लाइब्रेरी एक्ट इन इंडियन स्टेट्स, लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रोफेशन, लाइब्रेरियनशिप एज अ प्रोफेशन, प्रोफेशनल स्किल्स, competencies, professional ethics, professional association, national and international, library and information science, education in India, library public relation and extension activities, types of user। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं यूनिट 2 में। और अब हम डिस्कस करते हैं कि इनमें से कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं और किस तरह के क्वेश्चंस उनसे फॉर्म होते हैं। जैसे कि बात की जाए हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया, कमिटी एंड कमीशन ऑन लाइब्रेरीज इन इंडिया। तो इससे जनरली कमिटी, कौन सी कमिटी कब फॉर्म हुई या कौन सा कमीशन कब फॉर्म हुआ और इसमें क्या बात कही गई है, ये किस टॉपिक से रिलेटेड है या इनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि रीचे कमेटी, सेकेंडरी एजुकेशन कमेटी, कोठारी कमीशन। तो इन सब जो कमेटीज हैं, कमीशंस हैं, वो कब फॉर्म हुए, किसने फॉर्म किए या ये इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो इन सब टॉपिक से क्वेश्चंस जनरली बनते हैं और कमिटीज एंड कमीशन से क्वेश्चन तो जरूर ही बनता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज की। तो टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज के लिए हमने एक वीडियो लेक्चर बनाया है, साथ में एक ऑडियो लेक्चर भी हमने बनाया है। तो जिसमें कि हमने इस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीजों को कवर किया है। तो आप इस लेक्चर को देख के आप मतलब इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। अब बात करते हैं लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एंड लाइब्रेरी एक्ट्स इन इंडिया, इंडियन स्टेट्स। तो इससे जनरली क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन या लाइब्रेरी अधिनियम में कब कब संशोधन किए गए और क्या क्या संशोधन किए गए, डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट कब लागू हुआ, या फिर पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट कब लागू किया गया, या फिर पब्लिक लाइब्रेरीज कहाँ कहाँ पे ओपन की गई हैं और कितनी इंडिया में पब्लिक लाइब्रेरीज हैं और पहले पब्लिक लाइब्रेरीज कहाँ पे ओपन की गई, रिसेंटली अभी कौन सी पब्लिक लाइब्रेरीज ओपन की गई और वो कहाँ पे है। तो इस तरह के क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं। अब बात करते हैं लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का भी हमने एक ऑडियो और वीडियो लेक्चर बनाया है, तो आप इस लेक्चर को देखकर इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रोफेशन एंड प्रोफेशनल एथिक्स। तो इस टॉपिक को भी हमने अपने एक वीडियो लेक्चर के द्वारा कवर किया है, जिसमें कि हमने इसका डिटेल्ड वीडियो बनाया है और इसके सारे टॉपिक्स को कवर किया है। तो आप इस वीडियो लेक्चर को देख के इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोफेशनल एसोसिएशन के बारे में, जैसे कि ILA, एसलिक, इटैलिस, इफ्ला, ALA, सिलिप, एसलिप, SLA, रो एंड RRRLF, यूनेस्को। तो जनरली ये सारी ऑर्गेनाइजेशन अपने में इम्पोर्टेंट हैं और हर ऑर्गेनाइजेशन से या फिर कह सकते हैं कि इनमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशन से हमेशा ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें से इफ्ला, ALA और RRRLF, यूनेस्को, UGC, ये सारी इम्पोर्टेंट हैं और इनकी स्थापना
का ईयर पूछ लिया जाता है, या फिर इनके पब्लिकेशन, इनके कॉन्फ्रेंस, मतलब ईयर में कहीं कहीं, जैसे इफ्ला की बात की जाए तो इफ्ला हर साल अपनी कॉन्फ्रेंस आयोजित करती है अलग अलग देशों में, और इसकी पर्टिकुलर कोई थीम होती है, टैगलाइन होती है, तो जनरली इससे क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। तो इन सारी वेबसाइट को या फिर जो भी हमारी नेशनल इंटरनेशनल एसोसिएशन है, हमें एग्जामिनेशन से पहले इन की साइट्स पे जाकर पर्सनली विजिट करने की आवश्यकता होगी, ताकि हम इनके बारे में अच्छे से पढ़ सकें और करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकें और अच्छा स्कोर कर सकें अगर इससे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं तो ये यूनिट 2 में ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि स्कोरिंग है और इनसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। वो हम बात करते हैं यूनिट 3 के बारे में। यूनिट 3 को भी 10 टॉपिक्स के बारे में 10 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। इंफॉर्मेशन सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक, सेकेंडरी प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक, टर्सरी प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, रेफरेंस सोर्सेज, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, डेटाबेसेस, इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, इवेल्युएशन ऑफ रेफरेंस सोर्सेज एंड वेब रिसोर्सेज। तो ये भी अपने में ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लगभग इस यूनिट के सारे ही टॉपिक इम्पोर्टेंट है और इससे छोटे छोटे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं और इनमें कहीं कहीं बहुत कंफ्यूजन होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सोर्सेस में, तो इसे हमें ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। और ये भी स्कोरिंग यूनिट होती है और इससे क्वेश्चंस प्रत्येक टॉपिक से बनते हैं और काफी कंफ्यूजन होते हैं इन टॉपिक्स को लेके, तो हमें इसे ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है और डिटेल में हमें पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे कि इसमें से पूछ लिया जाता है कि इंसाइक्लोपीडिया क्या होती है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका क्या होती है, और बिब्लियोग्राफीज क्या होती है, बायोग्राफीज क्या है होती है, इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग टूल्स के बारे में पूछ सकता है, टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग के बारे में पूछ सकता है, और ये पूछ लेंगे, एग्जाम्पल देंगे और ये पूछा जाएगा कि ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। तो जनरली इस तरह के क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। ईयर बुक एग्जाम्पल, ईयर बुक दे देंगे और पूछेंगे प्राइमरी है या सेकेंडरी है, टर्सरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें फॉर्म होते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज की बात करें, सब्जेक्ट गेटवेज, वेब पोर्टल, बुलेटिन बोर्ड, डिस्कशन फोरम, ग्रुप्स, डेटाबेसेस, बिब्लियोग्राफिक, न्यूमेरिक, फुल टेक्स्ट, मल्टीमीडिया, ओपन एक्सेस डेटाबेसेस। तो ये जो डेटाबेसेस का टॉपिक है, इसे हम इंटरनेट के माध्यम से पढ़ें तो और भी बेटर होगा, क्योंकि इसमें जो डेटाबेसेस का जो क्वेश्चन आता है वो करंट ट्रेंड पे कभी कभी पूछ लिया जाता है, जो कि हम अगर बुक से पढ़ते हैं तो वो कभी कभी सही नहीं हो पाता है, क्योंकि वो हमें पता नहीं होता कि ये भी मतलब क्योंकि वो नया होता है और अपडेटेड होता है और बुक में अवेलेबल नहीं होता, तो उसके बारे में जानकारी नहीं होती, तो वो गलत हो सकता है। इसलिए इस टॉपिक को हमें इंटरनेट के माध्यम से पढ़ने की आवश्यकता है ताकि हम इसमें अच्छा स्कोर कर सकें। हम बात करते हैं यूनिट 4 के बारे में। कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विसेज, रेफरेंस सर्विसेज, अलर्टिंग सर्विसेज, जिसमें कि करंट अवेयरनेस सर्विसेज, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन, इंटर लाइब्रेरी लोन, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज, मोबाइल बेस्ड लाइब्रेरी सर्विसेज एंड टूल्स, वेब 2.0 एंड 3.0, लाइब्रेरी 2.0, कोलैबोरेटिव सर्विसेज, वेब स्किल डिस्कवरी सर्विसेज, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्क्स, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्क्स, लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग एंड लाइब्रेरी कंसोर्टिया। ये यूनिट भी अपने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें भी कुछ टॉपिक्स हैं जो कि अभी हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि बात की जाए मोबाइल बेस्ड लाइब्रेरी सर्विसेज टूल्स की, ओपेक की, मोबाइल डेटाबेसेस की, तो इन्हें भी हमें इंटरनेट के माध्यम से पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि ये भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन होती हैं और जो कि टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती हैं, और इससे अगर हम नेट के माध्यम से पढ़ते हैं तो हम इसे सही अटेम्प्ट करके सही स्कोर कर सकते हैं। और वेब 2.0 की बात की जाए या 3.0 की, या लाइब्रेरी 2.0 कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपोनेंट, तो इससे जनरली क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि अभी लाइब्रेरी में कौन सी
मतलब वेब 2.0 चल रहा है या वेब 3.0 चल रहा है, तो किस तरह की टेक्नोलॉजी चल रही है और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या है, और कौन कौन सी लाइब्रेरी में किस तरह के वेब 2.0 या 3.0 चल रहा है, तो इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। सोशल बुक मार्किंग साइट्स क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या है, कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट्स कब लॉन्च हुई या फिर कब बंद हुई, इसका टाइप किसके साथ हुआ, तो ये सारी चीजें छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि जनरली लाइब्रेरी साइंस के पेपर 2 में पूछे जाते हैं इस यूनिट से। अब बात करते हैं नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्क्स की, जिसमें कि निस्केयर, डेसीडॉक, सैंडॉक, इनवाइस, इन्फ्रीनेट, डेलनेट, निकनेट, अर्ननेट, नेशनल नॉलेज नेटवर्क, तो ये सारे इम्पोर्टेंट नेटवर्क हैं जो कि अपने में ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो इन सारे नेटवर्क को हमें ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि इनसे बहुत डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निस्केयर की कभी कभी डेटा बेसिस के बारे में दे दिया जाता है और पूछता है कि किस नेटवर्क सिस्टम का डेटाबेस है, तो हमको डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता होगी इसे। और हम अगर सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम इसकी साइट पे जाके इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। जैसे कि बात की जाए इन्फ्रीनेट, निस्केयर, डेलनेट, डेसीडॉक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अगर हम इसकी वाकई में तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो हम इसे निस्केयर, इन्फ्रीनेट, डेसीडॉक और डेलनेट, इनको साइट पे जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। क्योंकि इन्फ्रीनेट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्फ्रीनेट से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो अक्सर बन ही जाते हैं। तो इन्फ्रीनेट, जैसे कि इसमें इन्फ्रीनेट में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, ओपन एक्सेस इनिशिएटिव्स हैं, प्रोजेक्ट एंड सर्विसेज हैं और कुछ लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर भी हैं। ई कंसोर्शियम भी हैं, जैसे कि शोध सिंधु, शोध सिद्धि, एनलिस्ट, इनफेड, शोध गंगा, शोध गंगोत्री, ओपन एक्सेस इनिशिएटिव है इस तरह के। तो इस तरह के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं कि ई शोध सिंधु किसका कंसोर्शियम है, तो 4 ऑप्शन दे देंगे। तो अगर हमें पता नहीं होगा कि इन्फ्रीनेट का है तो हम इस ऑप्शन को गलत कर सकते हैं, तो इसे हमें डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है। और बात करें इसी में इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्क की, तो ये भी इसी तरह के कुछ इंटरनेशनल नेटवर्क सिस्टम हैं, एग्रिस, इंस्पेक्ट, मेडलर्स, बायोसिस, एरिक, तो इनको भी हमें उनकी साइट पे जाके विजिट करने की आवश्यकता है और उसको भी हम वहां से पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे लिए नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्क ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसे हम ज़्यादा ध्यान से पढ़ें, इससे क्वेश्चन जरूर फॉर्म होते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की, यूनिट 5। यूनिट 5 में यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, नेचर एंड एट्रीब्यूट, मोड ऑफ फॉर्मेशन, knowledge organization classification, mapping of subject in library classification, knowledge organization cataloging, standard of bibliographic record, format and descriptions, standards for bibliographic information interchange and communication, metadata standard, Dublin core, indexing system and techniques, information retrieval system। तो ये जो यूनिट 5 है बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है और इस यूनिट का प्रत्येक टॉपिक हमें डेप्थ में पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि इसका हर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें यूनिवर्स ऑफ नॉलेज की, तो मोड ऑफ फॉर्मेशन कई लोगों ने दिए, ग्रेगर ने दिए, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन सर ने दिए। तो ये किस टाइप से है, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है कि मोड ऑफ फॉर्मेशन में लैमिनेशन और डेनोटेशन, कई तरह के मोड ऑफ फॉर्मेशन होते हैं, तो वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, या फिर कोई एग्जांपल दे देंगे, ये पूछेंगे कि ये मोड ऑफ फॉर्मेशन किस टाइप्स का है। तो इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। क्लासिफिकेशन थ्योरीज, कैनन एंड प्रिंसिपल, जो कि बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, इससे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं जो कि टफ होते हैं। तो इससे हमें चैन सिस्टम हमारा जो रंगनाथन सर का है, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान से और डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है। इसमें हम ऊपर से पढ़ाई नहीं कर सकते, ऊपर से इसमें हमें डेप्थ पढ़ाई करने की आवश्यकता है और इस टॉपिक को हमें पहले से तैयार करने की आवश्यकता है। और इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी भी है, जैसे डायक्टोमी, टैक्सोनॉमी, फॉक्सोनॉमी, इस टर्म्स को देते हैं और 4 ऑप्शन देते हैं कि इसका मीन्स क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म होते हैं। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की बात करें तो DDC, UDC और CC तीनों ही अपने में इम्पोर्टेंट है और तीनों से ही बहुत ही छोटे छोटे और बहुत ही
इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि डीडी में प्रेजेंट टाइम कितने वॉल्यूम में अवेलेबल है, वेब डेबी कब आया या इलेक्ट्रॉनिक डेबी कब आया, डेबी फॉर विंडो कब आया, पहला डीडीसी के वॉल्यूम में कितने पेजेस थे, और डीडीसी में प्रेजेंट में कितने टेबल्स का यूज हो रहा है, फोनिक्स क्या है, लेमोन्स क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस में फॉर्म होते हैं। और यूडीसी में भी बहुत ही मतलब ये किस प्रकार की स्कीम है, इन्यूमरेटिव है, पैसिस्टिक स्कीम है या एनालिटिको सिंथेटिको स्कीम है, और इसके चैप्टर से क्वेश्चन जनरली फुट अप होते हैं कि किस चैप्टर में क्या कहा गया है और किसका क्या सिंबल है। और डबल सी के मतलब कोलन क्लासिफिकेशन की बात करें तो अपने में हर पेज इसका एक इम्पोर्टेंट है, और इससे भी बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि इसके स्टार्टिंग के पेज 7 और 8 पे जैसे कि डिफरेंट टाइप के सिंबल्स दिए हैं और सबका अल्फाबेटिकल मतलब सीक्वेंस, या जैसे कि एन से फाइन आर्ट है, डेल्टा से माइडिस में है, ओ फॉर लिटरेचर है, टी फॉर एजुकेशन है, वी फॉर हिस्ट्री है। तो एक कोई भी टर्म देते हैं और पूछते हैं कि इस टर्म का मीन्स क्या है, यानी कि वी दे देंगे और पूछेंगे ये हिस्ट्री से रिलेटेड है या एजुकेशन से रिलेटेड है। तो इस तरह के क्वेश्चंस सीसी में आना हर साल इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये पूछ सकते हैं कि इसमें कॉल नंबर में क्या क्या चीजों का कॉम्बिनेशन है, और फंडामेंटल कैटेगरी जो PMEST है उनके सिंबल्स क्या है, ये पूछ सकते हैं। ACI PCI यानी कि एंट्रोइजिंग, कॉमन आइसोलेट एंड पोस्टराइजिंग। कॉमन आइसोलेट क्या है, कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, कैनन ऑफ चेन क्या है, टाइम आइसोलेट क्या है, स्पेस आइसोलेट क्या है। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। एरे से क्वेश्चंस बनते हैं इसमें कि एन मीन सीरियल होता है, और इस तरह से मतलब कुछ बायोग्राफी का भी सिंबल है। तो इस तरह से क्वेश्चन हर साल पूछे ही जाते हैं। तो ये जो हमारी क्लासिफिकेशन स्कीम है इसे हमें ध्यान से और डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। अब बात करें CCC और AACR2 यानी कि फुल CCC एंड AACR2 से भी क्वेश्चंस पुट अप होते हैं कि इनके स्टेप्स क्या है। AACR2 के स्टेप्स अलग हैं और CCC के स्टेप्स क्या है, रेंडरिंग क्या है, RRR क्या है, और इसमें हम कॉन्फ्रेंस या फिर जो कमेंट जो हम लोग मतलब एंट्रीज करते हैं उनमें क्या फॉर्मेटिंग होती है। तो इन सब चीजों के बारे में क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेस पे ही होते हैं, लेकिन हमें उसे पढ़ने की आवश्यकता होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, तो हम उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब स्टैंडर्ड्स की बात करें तो स्टैंडर्ड्स ISPD, मार्क 21, CCF, RDA, फरबर, तो ये सारे स्टैंडर्ड भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे हर साल क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। इससे मार्क 21 में 0 to 8 फील्ड्स हैं, तो हर फील्ड का अलग कुछ हम फिल करते हैं, जैसे कि 0 to 0 में हम लोग ISBN फिल करते हैं, 400 में हम सीरीज फिल करते हैं। तो अलग अलग मतलब ऑर्डर में हम अलग अलग सब्जेक्ट्स को फिल करते हैं, सब्जेक्ट कैटेगरीज होती हैं, तो उनसे जनरली क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। स्टैंडर्ड्स फॉर बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एंड कम्युनिकेशन, कुछ ISO कोड होते हैं, ANSI और NISO यानी कि नेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। एग्जामिनेशन से पहले हमें इनको जाके मतलब विजिट करने की आवश्यकता होती है, और इस कोड से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है और ये इम्पोर्टेंट है। और अगर हम इस टॉपिक को कवर कर लेते तो हमारे 1 मार्क्स तो पक्का हो जाता है। एब्स्ट्रैक्टिंग के टाइप्स क्या होते हैं, गाइडलाइंस क्या होती हैं, किस तरह से क्या होता है एब्स्ट्रैक्टिंग, तो ये सारी चीजें भी इम्पोर्टेंट होती हैं। इंडेक्सिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग क्या होती है, पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग क्या होती है। जनरली प्री कोऑर्डिनेट पोस्ट कोऑर्डिनेट में प्रेसिस और पॉक्सी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस दोनों टॉपिक से बहुत ही वैरायटीज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रेसिस से अक्सर रोल ऑफ डेटर्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर साल प्रेसिस और पॉक्सी में से क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो ये टॉपिक भी आप जरूर पढ़ के जाइएगा। तो ये यूनिट 5 में सारे टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं, हर एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो हमें इसका एक भी
टॉपिक छोड़ना नहीं, हमें इस पूरे टॉपिक को कवर करना है यूनिट 5 के, जिससे हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब हम यूनिट 6 के बारे में बात करते हैं, जो कि मैनेजमेंट से रिलेटेड है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल, फंक्शन, स्कूल ऑफ थॉट, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर मैनेजमेंट, स्टॉक वेरिफिकेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन कॉमन मेकर स्पेस, नॉलेज मैनेजमेंट। तो इससे एक भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। जनरली उनके प्रिंसिपल डिफरेंट थ्योरीज मैनेजमेंट की दी गई हैं और इनके प्रिंसिपल से भी क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, जैसे कि फ्यूल के 14 प्रिंसिपल से या पोस्ट कॉर्प के जो प्रिंसिपल हैं जो कि लूथर बुलिक ने दिया था। तो इस तरह के क्वेश्चन सीक्वेंस उनके ऑर्डर को सीक्वेंस में लगाने के लिए क्वेश्चंस फॉर्म कर दिया जाता है, या फिर उनके ऑथर के बारे में पूछ लिया जाता है, और स्कूल ऑफ थॉट किसने दिया था, या फिर साइंटिफिक स्कूल की स्थापना किसने की। इस तरह के क्वेश्चंस मतलब थ्योरेटिकल बेसिस पे, कॉन्सेप्ट बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्पाइरल साइंटिफिक मेथड ऑफ डॉक्टर S.R. रंगनाथन, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है। इसमें 4 कोऑर्डिनेट में डॉक्टर S.R. रंगनाथन सर ने स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड को डिवाइड किया गया है। तो इस 4 कोऑर्डिनेट के क्या क्या नाम हैं ये पूछ लिया जाता है, जैसे कि इंपेरिकल, हाइपोथेसिस, डिडक्टिव एंड वेरिफिकेशन। तो ये 4 कोऑर्डिनेट में डिवाइड किया गया है, तो इन 4 कोऑर्डिनेट के अलग अलग नाम पूछ सकते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। TQM क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, और इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, बस्टिंग मेथड क्या होता है। इससे बस्टिंग मेथड से हर साल एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि फ्यूचर बस्टिंग किसे कहते हैं, या किस बजट को किसने दिया, टाइप्स ऑफ बजट क्या होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। MBO क्या है, फ्यूमिगेशन प्रोसेस क्या है, हम स्टॉक वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन, ये सारी चीजें छोटे क्वेश्चंस इससे पुटअप होते हैं। जनरली साइंटिफिक साइंटिफिक मेथड, MBO, TQM और फ्यूल के 14 प्रिंसिपल, पोस्ट कॉप, और इस तरह के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। और इससे क्वेश्चन एनुअल रिपोर्ट क्या होती है, बस्टिंग मेथड, इन सबसे क्वेश्चन हर साल फॉर्म होते हैं इस यूनिट से। अब हम बात करते हैं यूनिट 7 की। यूनिट 7 में जनरली कंप्यूटर्स बेस्ड यूनिट है, जिसमें कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्क्स, इंटरनेट प्रोटोकॉल, डेटा सिक्योरिटी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। तो इस यूनिट को भी हमें इंटरनेट के माध्यम से पढ़ने की आवश्यकता है, और इसमें प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं या फिर अपडेटेड क्वेश्चन आते हैं, जो कि जनरली हम बुक से तैयार नहीं कर सकते, और ये नई टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होते हैं जो कि लाइब्रेरी में यूज होती हैं। तो ये सारे जो यूनिट 7 है उसके भी सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो प्रोटोकॉल्स हों, चाहे कंप्यूटर नेटवर्क्स हों, टोपोलॉजीज हों, वायरलेस कम्युनिकेशन हो, जैसे कि वाईफाई, मोबाइल कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन चैनल्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो ये सारे इम्पोर्टेंट है, और इनको हमें मतलब इंटरनेट के माध्यम से पढ़ने की आवश्यकता है। और इसमें अपडेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और जो कि अगर हम नेट के माध्यम से पढ़ते हैं तो हम इसे सही अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस यूनिट से हमेशा कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन फॉर्म होता है। और लाइब्रेरी साइंस में हर साल 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे बनते ही हैं जो कि किसी भी बुक में उसका आंसर नहीं होता। वो अगर कोई बच्चा या कोई लर्नर्स नेट के माध्यम से पढ़ाई कर रहा है तभी वो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है और सही स्कोर कर सकता है उस क्वेश्चन को। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है, फायरवॉल क्या होती है, क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स क्या है, या कौन कौन से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। तो कोई भी डेटाबेसेस या कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी मतलब गेटवे, सब्जेक्ट गेटवे दे देंगे मतलब, और ये पूछ लेंगे कि ये क्या है, ये सर्च इंजन है, गेटवे है, मेरा डेटा है, या फिर एंटीवायरस है। तो इस तरह के क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। अगर हमें उस नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं होगा तो हम
उसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते और सही स्कोर नहीं कर सकते। तो इस यूनिट 7th यूनिट को हमें नेट से पढ़ने की आवश्यकता है और उससे अच्छा हम स्कोर कर सकते हैं इस यूनिट में। जैसे कि अगर नेट से पढ़ना है तो वायरलेस कम्युनिकेशन में कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी आएंगे, इस तरह से हम नेट पे सर्च करके पढ़ाई कर सकते हैं। या फिर कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी साइंस में ऐड की गई, या फिर कौन से प्रोटोकॉल नए ऐड हुए, या कौन सी टेक्निक, क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स या एंटीवायरस कौन कौन से ऐड हुए। तो इस तरह से हम नई चीज़ों को, अपडेटेड चीज़ों को पढ़ाई कर सकते हैं। और जो क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं इसमें अपडेटेड वर्जन में या फिर न्यू ट्रेंड के फॉर्म में, तो हम उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 8th यूनिट की, लाइब्रेरी ऑटोमेशन, बारकोड, डिजिटाइजेशन, डिजिटल प्रिजर्वेशन, डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑन्टोलॉजी। तो ये भी अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लाइब्रेरी ऑटोमेशन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन से जनरली पूछ जाता है कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या है, ये किस प्रकार की सर्विस है या ऑपरेशन है। जैसे ये हाउस कीपिंग ऑपरेशन है और इसमें मतलब कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, यानी कि कौन से लर्निंग मतलब ओपन सोर्स। लाइब्रेरी ऑटोमेशन से जनरली इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या है और ये किस तरह का ऑपरेशन है और ये हम क्यों यूज कर सकते हैं, ये इसके लिए हमें क्या नीड और क्या रिक्वायरमेंट होती है किसी लाइब्रेरी में लाइब्रेरी ऑटोमेशन को इंस्टॉल करने की, और कौन कौन से ओपन सोर्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर हैं या फिर कौन प्रोप्राइटरी बेस्ड लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। हमें इनके बारे में जो लाइब्रेरी प्रोप्राइटरी बेस्ड लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है उनकी स्थापना कब हुई, या उनके जो ओनर का नाम क्या है, वो किस कंट्री ने उन्हें स्टार्ट किया, या फिर किस प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं, किस लैंग्वेज पे वर्क करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें डिटेल में पता होनी चाहिए और इससे ही क्वेश्चन इस टॉपिक से फॉर्म होते हैं। बारकोड क्या होता है, RFID कोड का क्या होता है, RFID कोड में टैग क्या होता है, एंटीना क्या होता है, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, बैंडविड्थ क्या होती है, लिमिटेशन क्या होते हैं, ये कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, और इसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं, QR कोड क्या होता है, बायोमेट्रिक क्या होता है, स्मार्ट कार्ड क्या है, इसके फीचर एंड एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। और बात करें डिजिटल प्रिजर्वेशन की, तो डिजिटल प्रिजर्वेशन के मेथड वगैरह आते हैं कि किस तरह से हम प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, टेक्निक्स कौन कौन सी प्रेजेंट टाइम में यूज हो रही हैं। और इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी क्या होती है, इससे क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। रोड क्या है, डोर क्या है, सेपर वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, तो इस प्रोजेक्ट को हमें पढ़ने की जरूरत है और इससे भी क्वेश्चन एक जरूर फॉर्म होता है। ऑन्टोलॉजी क्या है, टूल्स क्या है इसके, RDF क्या है, DF40 क्या है, सिमेंटिक वेब से भी क्वेश्चन बनता है, बिग डेटा क्या है, डेटा माइनिंग क्या है, डेटा हार्वेस्टिंग क्या है। तो ये सारे टॉपिक्स इस यूनिट से इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन जनरली फॉर्म होते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट 9 की, जो कि रिसर्च बेस पे है, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 के दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें रिसर्च क्या होती है, जैसे कॉन्सेप्ट, पर्पस, फंक्शन, स्कोप, टाइप्स ऑफ रिसर्च, और इसकी सैम्पलिंग क्या होती है, सैम्पलिंग के मेथड, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, रिसर्च मेथड क्या होते हैं, रिसर्च डिजाइन क्या होती है, स्टेप ऑफ रिसर्च डिजाइन, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे होती है, नल हाइपोथेसिस क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, और हम हाइपोथेसिस टेस्ट कैसे करते हैं, कौन सी हाइपोथेसिस हमें रिजेक्ट करनी होती है, कौन सी हमें डिस्प्रूव करनी होती है। इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। और मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन क्या होता है, डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन क्या है, मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होते हैं, स्टैटिस्टिकल पैकेजेस, स्प्रेडशीट, SPSS सॉफ्टवेयर, जो स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर के बारे में कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है, प्लेगरिज्म टूल क्या होते हैं, मैट्रिसेस क्या होती है, इंडेक्सेस क्या होते हैं, इम्पैक्ट फैक्टर क्या होते हैं, जैसे कि H इंडेक्स, C इंडेक्स, I10 इंडेक्स, कौन सी इंडेक्स बेटर है, या फिर
किस इंडेक्स की किसने फॉर्म किया, किसने खोज किया, इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगर हम बात करें 9th यूनिट की, तो अगर 9th यूनिट हम तैयार करते हैं तो हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को दोनों में ही ये हमें अच्छा स्कोर प्रोवाइड कराएगी। और अगर हम 9th यूनिट तैयार कर लेते तो हम दोनों में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं 10 यूनिट की, जिसमें कि एकेडमिक लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, पब्लिक लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्पेशल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, हेल्थ साइंस लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, एग्रीकल्चर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, आर्काइव, म्यूजियम एंड ओरिएंटल लाइब्रेरीज। इस तरह के कुछ टॉपिक्स हैं जो कि अगर हम टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ें तो उससे ये यूनिट ऑलमोस्ट कवर हो जाएगी और उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। और जल्दी से कुछ लाइब्रेरीज के नाम दे देंगे और ये पूछ लेंगे किस टाइप्स की लाइब्रेरी है, या इसकी स्थापना कहाँ हुई है, कहाँ सिचुएटेड है, या फिर इसके ऑर्डर के बारे में पूछ सकते हैं कि ये उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। तो ये हमने डिस्कस किया कि इसके सिलेबस के बारे में, लाइब्रेरी साइंस पेपर 2 के बारे में किस तरह से हम कौन सा लाइब्रेरी साइंस के पेपर 2 में किस तरह का सिलेबस होता है, कितनी यूनिट्स होती हैं, किस तरह से हम तैयारी कर सकते हैं, किस यूनिट से किस तरह के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, उसका पैटर्न क्या है और कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे हमने क्वेश्चन बातें डिस्कस की। अब हम डिस्कस करते हैं कि हम इसकी तैयारी कहाँ से कर सकते हैं। अगर हम बात करें प्रीवियस पेपर की, तो प्रीवियस पेपर भी एक तरीका होता है तैयारी करने का। लेकिन अगर हम प्रीवियस पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो हम प्रीवियस पेपर में सपोज दैट हमने कोई पेपर उठाया और उसके पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, तो उस क्वेश्चन में हम उसके आंसर को ना देख के चारों ऑप्शंस को देखेंगे और चारों ऑप्शंस को इंडिविजुअली सर्च करेंगे और उसके पर्टिकुलर नोट्स बनाएंगे, जिससे कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी टॉप पॉइंट हमारा छूटेगा नहीं। और अगर फ्यूचर में भी कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड बनेगा तो हम उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पेपर से तैयारी कर सकते हैं। और अगर हम एक पेपर तैयार कर रहे हैं तो हमें 100 क्वेश्चन ना तैयार करके हम 400 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, क्योंकि पेपर अब आजकल रिपीट नहीं होता है। लगभग 10 से 20% ही क्वेश्चन या 10 से 20 क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं, वो भी बहुत रेयर केस में। तो ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस नए बनते हैं, ऐसा नहीं है। उन क्वेश्चन को क्वेश्चन जैसे कि सपोज पहले क्वेश्चन उस ऑप्शन से बन रहा है, लेकिन अब उस क्वेश्चन को जरा सा घुमा देंगे और उसके क्वेश्चन रिपीट ना करके उस क्वेश्चन के ऑप्शन से नया क्वेश्चन फॉर्म कर देंगे। तो अगर हम उस क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस को देखते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, तो हम जो फ्यूचर में क्वेश्चन फॉर्म होने की संभावना है तो उस संभावना को अचीव कर लेंगे और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर हम बात करें सोर्सेस, कौन कौन से सोर्सेस हैं जहाँ से हम तैयारी कर सकते हैं, तो एक ईपीजी पाठशाला जो कि लाइब्रेरी साइंस के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है, वहाँ से हम पढ़ाई कर सकते हैं। उसमें 70 कोर्सेज चल रहे हैं ईपीजी पाठशाला पे, और ये भी इन्फीपेट का ई पोर्टल है और इसमें हम वीडियो लेक्चर के साथ साथ डाउनलोडेड टेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल होता है और उसे हम टेक्स्ट को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं और फ्यूचर के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में क्विज भी अवेलेबल होती है, जिससे हम सेल्फ एनालिसिस करके हमारी कमियों को दूर कर सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये भी ईपीजी पाठशाला बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है किसी भी लाइब्रेरी पेपर को तैयार करने का, चाहे वो यूजीसी नेट हो या फिर एमवीएस हो या केवीएस। तो ये बहुत हेल्पफुल है और इसमें बहुत ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप क्विज के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं और उसके 4 ऑप्शंस को भी हम डिटेल में विजिट करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, ताकि हम कम समय में अच्छी तैयारी करके अच्छा स्कोर कर सकें। और बात करें NTA-AC.in पर भी मॉक टेस्ट आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि पेपर 2 लाइब्रेरी साइंस जैसे कि एग्जामिनेशंस में आते हैं उसी प्रकार का बिल्कुल सेम पैटर्न दिया हुआ है और सेम टाइम ड्यूरेशन भी दिया हुआ है, जिससे कि हम
अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं कि हम उस टाइम पीरियड में कितने क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं और क्या क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए ताकि हम अच्छा स्कोर कर सकें। तो एक तरह का मॉक टेस्ट है और आप इस पे भी मतलब विजिट करके इसको भी अटेंड कर सकते हैं। एक अभ्यास पोर्टल भी इनके द्वारा चलाया जा रहा है, तो उसके द्वारा भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये कुछ सोर्सेज थे जो कि हमारी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं और हमें यूजीसी नेट पेपर 2 को पहली बार में ही क्लियर कर सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी जो कि लाइब्रेरी साइंस पेपर 2 के रिगार्डिंग थी। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें फीडबैक के माध्यम से बता सकते हैं। और अगर कोई लेक्चर आपको किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग चाहिए तो आप वो भी फीडबैक के माध्यम से बता सकते हैं ताकि हम उस लेक्चर को तैयार करके आप तक पहुंचा सकें और आपको अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करा सकें। अब हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।